स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। दोस्तों, आज मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा कहानी के शुरुआत में ही। आज हम केकड़ा का भाग 5 रिकॉर्ड करने वाले हैं। अच्छा, हुआ क्या कि जब तक मैंने 4 पार्ट रिकॉर्ड किए थे, तब तक इतने लोगों ने वर्दी का नशा कह दिया कि मुझे लगा कि यार, लेट्स डू इट। तो ये 4 पार्ट रिकॉर्ड हो रखे थे और शायद अब तक ये पूरा केकड़ा रिकॉर्ड होकर अपलोड कर दिया गया होता। लेकिन मैंने उसी वक्त रोका और मैंने कहा कि अभी वर्दी का नशा रिकॉर्ड होगा। और फिर मैंने लग कर वर्दी का नशा रिकॉर्ड किया और आप लोगों ने देखा कि मैंने करीब करीब 8 एपिसोड्स उसके अपलोड करनी है। नवा भी बस अपलोड होने ही जा रहा है। तो चलिए ठीक है, बाकी बातें हमेशा की तरह बाद में करते हैं। मैंने सोचा बता दूं। शुरू करते हैं केकड़ा पार्ट 5। देवराज चौहान और प्रताप कोहली दूसरी मंजिल पर स्थित ऑफिस में पहुंचे। देवराज चौहान से चाबी लेकर प्रताप कोहली ने ही ऑफिस खोला और दोनों भीतर प्रवेश कर गए। दरवाजा बंद कर दो, देवराज चौहान बोला। प्रताप कोहली ने दरवाजा बंद किया। देवराज चौहान ने आगे बढ़कर थोड़ी सी खिड़की खोली और बाहर देखा। सामने सड़क पर ट्रैफिक दौड़ता दिखा। नजरों ने जगमोहन को भी ढूंढा, जो एक तरफ खड़ा था। फिर निगाहें सामने सड़क पर बंगले पर जा टिकी, जो सड़क के दोनों ओर लगे पेड़ों के बीच में से आधा अधूरा नजर आ रहा था, परंतु फिर भी बंगले का काफी बड़ा हिस्सा स्पष्ट नजर आ रहा था। कुछ देर देवराज चौहान बंगले को देखता रहा, फिर पीछे हटकर सिगरेट सुलगाई। प्रताप कोहली खिड़की के पास पहुंचा और बाहर देखने लगा। खिड़की पूरी मत खोलना, देवराज चौहान बोला। प्रताप कोहली खिड़की छोड़ता कह उठा, जगह तुमने बढ़िया ढूंढी है, परंतु पेड़ों की वजह से बंगला पूरा नहीं दिख रहा। बंगले में काम की जगह दिखनी चाहिए, देवराज चौहान ने कस लिया। क्या है काम की जगह? बंगले की इस तरफ पड़ने वाली 2 खिड़कियां हमें स्पष्ट नजर आ रही हैं और एक तो खुली हुई है। प्रताप कोहली पुनः खिड़की से बाहर देखने लगा। कुछ देर बाद हटता हुआ बोला, हाँ, सच में एक खिड़की खुली है। हमारा शिकार उस खिड़की पर आ सकता है। आरडीएक्स रतनचंद को खिड़की पर आने नहीं देंगे, कोहली ने इंकार में सिर हिलाया। वक्त का कुछ पता नहीं चलता, समझदार लोग भी गलतियां कर देते हैं। प्रताप कोहली कुछ नहीं कह सका। बंगले में आगे का हिस्सा खाली नजर आ रहा है। हमें इन्हीं जगहों पर से अपना शिकार ढूंढना है। हाँ, क्या पता वो दिखे ही नहीं। ऐसे में तुम कब तक डटे रहोगे? ये सब्र का खेल है। मुझे एक जगह टिक कर बैठना होगा। रतनचंद कभी भी सतर्क रतनचंद भी कब तक सतर्क रहेगा? कुछ ना होते पाकर बंगले में बैठा वो बोरियत महसूस करेगा, उठेगा, चहलकदमी करेगा और खुले में आने की गलती करेगा। वो खिड़की पर भी दिख सकता है और बंगले में नजर आने वाली खाली जगह पर भी। ये काम एक दिन में भी होगा और कई दिन भी लग सकते हैं। यानी कि कुछ पता नहीं। प्रताप कोहली मुस्कुराया। मैंने पहले ही कहा है कि ये सब्र का खेल है। अगर हमारी खबरें रतनचंद तक ना पहुंच रही होती तो काम हो चुका होता। पता नहीं कौन हरामजादा उसे हमारी खबरें बता रहा है। वो तुम भी हो सकते हो। प्रताप कोहली ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर चुप ही रहा। गन लेकर आओ, कार की डिग्गी में पड़ी है, और आने जाने के दौरान तुम्हारे पास पूरा मौका होगा कि तुम फोन करके रतनचंद को यहाँ की सारी खबर दे सको। कहते हुए देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। हाँ, मौका तो होगा, लेकिन मैं ये काम नहीं कर रहा, कहकर प्रताप कोहली बाहर निकल गया। देवराज चौहान ने वहां पड़े पुराने फर्नीचर पर नजर दौड़ाई, फिर अपनी पसंद की चीजें धकेल कर खिड़की की तरफ ले जाने लगा। इस काम में तब तक लगा रहा जब तक प्रताप कोहली वापस ना आ गया। प्रताप कोहली के हाथ में छोटा सा एयरबैग था। उसने खिड़की पर नजर मारी, जो कि मात्र 3 इंच खुली थी। खिड़की के पास एक छोटा सा टेबल और उस पर छोटी सी तिपाई रखी थी और पास ही में कुर्सी। देवराज चौहान ने उससे बैग लिया और फोल्डिंग गन के टुकड़ों को निकालने लगा। 5 मिनट में ही उसने गन तैयार कर ली। साइलेंसर लगा लिया, ऊपर टेलीस्कोप फिट कर दिया।
फिर गन को टेबल पर रखी तिपाई पर रखा और टेलीस्कोप में देखता एंगल सेट करने लगा। अगले 15 मिनटों में देवराज चांद अपनी जगह सेट हो चुका था। 3 इंच झिरी में गन का मुंह सेट था। टेलीस्कोप पर आंख लगाए बंगले का नजारा कर रहा था। टेलीस्कोप के जरिए बंगला इतना करीब लग रहा था जैसे कि वो खुद ही कमरे में खड़ा नजरें घुमा रहा हो। 2 खिड़कियां बंद थी, एक खुली पड़ी थी। टेलीस्कोप के जरिए खुली खिड़की के भीतर कमरे की चीजें भी साफ नजर आ रही थी। ठीक है, प्रताप कोहली ने पूछा। हाँ, मैं यहीं बैठूंगा। तुम्हारा कोई काम नहीं, जाना चाहो तो जा सकते हो, देवराज चांद ने कहा। मैं यहीं पर रहूंगा, तुम्हारे पास, प्रताप कोहली ने कहा। तभी देवराज चांद के फोन की बेल बजी। देवराज चांद ने जेब से फोन निकाला और कॉलिंग स्विच दबाकर कान से लगाया। कहो। आंख टेलीस्कोप पर ही लगी थी। मैं उसके पीछे गया था जो कार पर बंगले से निकला। सोनलाल की आवाज कानों में पड़ी। बाहर निकलने वाला वही आदमी था जो कल शाम को भी बाहर निकला था, जिसके पीछे गया था। वो आज भी वहीं गया जहां कल गया था। उस फ्लैट का दरवाजा खुला तो दरवाजा खोलने वाले ने उसे एक लिफाफा दिया जिसके भीतर छोटे डिब्बे जैसी कुछ चीज लग रही थी। उसे लेकर खड़े पांव ही वापस बंगले में आ पहुंचा। और इतना ही। मेरे ख्याल में बंगले में कोई खास ही खिचड़ी पक रही है। सोनलाल की आवाज कानों में पड़ी। जरूर पक रही होगी। आरडीएक्स आराम से बैठने वाले नहीं होंगे। अगर वो समझदार हैं तो वो तीनों खुद भी बंगले में बैठे हैं और रतनचंद को भी बंगले से नहीं निकलने दे रहे। तो जाहिर है वहां कुछ चल रहा है, देवराज चौहान ने कहा। वो तीनों रतनचंद को बचाने के लिए किसी जुगाड़ में होंगे। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तुम और जगमोहन बंगले पर नजर रखो, मैंने पोजीशन ले ली है। अगर रतनचंद मेरी गन के निशाने पर आया तो नहीं बचेगा। इस मामले को निपटने में कुछ दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि वो सतर्क हो चुका है। हाँ। तुम्हारे पास कौन है? प्रताप कोहली। दिनेश चुरू हमारी सेवा कर रहा है, खाने पीने का सामान लाके दे रहा है। उसे कहो कि मेरे पास आने की जरूरत नहीं। फुर्सत पाकर वो पार्किंग में खड़ी अपनी कार में जा बैठे। जब जरूरत होगी उसे फोन पर बात कर ली जाएगी। कोई बंगले से निकले तो मुझे जरूर बताना। देवराज चौहान ने फोन बंद करके जेब में रखा। प्रताप कोहली एक कुर्सी पर बैठ चुका था। जब तुम थक जाओ तो मुझे बता देना, प्रताप कोहली ने कहा। मैं तुम्हारी जगह ले लूंगा। देवराज चांद ने कुछ नहीं कहा, आंख टेलीस्कोप पर ही जमी रही। अगला दृश्य। सुंदर हाथ में थमे लिफाफे के साथ उस कमरे में पहुंचा जहां आरडीएक्स मौजूद थे। सुंदर ने धर्मा को लिफाफा थमाया। ये दिया है जगजीत ने, सुंदर बोला। तुमने लिफाफे को खोलकर देखा? एक्स्ट्रा ने पूछा। नहीं। हमारे लिए कॉफी भिजवाओ, राघव ने कहा। सुंदर बाहर निकल गया। रास्ते में उसे नौकर मिला तो उन्हें कॉफी देने को कहा। सुंदर रतनचंद के पास पहुंचा। आप कैसे हैं सर? सुंदर ने पूछा। ठीक हूं, रतनचंद मुस्कुरा पड़ा। आरडीएक्स क्या कर रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। जगजीत के यहाँ से उन्होंने कुछ मंगवाया है। वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। बंगले में बाकी सब ठीक है? जी हाँ। पहरेदार चौकस रहें, हर तरफ तुम भी नजर रखो। यहाँ कोई खतरा नहीं है सर, मैं तो हर तरफ नजर रख रहा हूँ। आरडीएक्स भी बारी बारी नजर मार रहे हैं। रतनचंद ने सिर हिलाया। ये तीनों सच में कुछ कर रहे हैं? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो सुंदर? सुबह से आराम से बैठे हैं और कॉफी मंगाए जा रहे हैं, कहते हुए सुंदर मुस्कुरा पड़ा। देखते रहो, वो आराम से बैठने वाले नहीं है। आरडीएक्स डिब्बे में बंद ही क्यों ना रहे, वो आरडीएक्स ही होता है। फिलहाल वो मेरा हम शक्ल तैयार कर रहे हैं। इसके पीछे उनका क्या इरादा है मैं नहीं जानता। ओह, मुझे नहीं मालूम था। अगला दृश्य। धर्मा ने लिफाफे में से डब्बा निकाला और डिब्बे में से रबड़ का मास्क निकला। वो रतनचंद के चेहरे का मास्क था और स्किन की तरह लग रहा था। मास्क पर भौहें तक बनी हुई थी। राघव मुस्कुराया और बोला, तुम रतनचंद के कपड़े पहन कर आओ, कुछ देर में तुम रतनचंद बन जाओगे। बकरा बना रहे हो मुझे? धर्मा ने मास्क डिब्बे में रखा और उठते हुए बाहर निकल गया। एक्स्ट्रा, राघव बोला, बैग से बुलेट प्रूफ शीट ले आओ। राघव उठा और सामने पड़े बैग की तरफ पहुंचा। बैग खोला और बैग में एक तरफ रखी स्टील की बुलेट प्रूफ शीट निकाली।
वो इस तरह बनी हुई थी कि उसे छाती पर रखा जाए तो आगे का पूरा हिस्सा ढक जाता था। एक्स्ट्रा ने शीट राघव के पास रख दी। क्या है तेरे दिमाग में? एक्स्ट्रा कह उठा। अभी बताता हूँ, पहले एक रतनचंद को तैयार तो कर लूं, राघव ने सोच भरे स्वर में कहा। कुछ ही देर बाद धर्मा आ पहुंचा। उसके शरीर पर रतनचंद की पैंट कमीज थी। राघव ने लिफाफे में हाथ डाला और बालों की विग निकाली। ये अपने सिर पर लगा। धर्मा ने सिर पर विग फिट की। उसके बाल छिप गए थे। विग की वजह से बालों का स्टाइल बदलकर रतनचंद के सिर के बालों की तरह से हो गया था। एक्स्ट्रा ने विग को एक बार फिर से ठीक सेट किया। ले मास्क लगा। राघव ने डिब्बे में से मास्क निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। शीशा? धर्मा मास्क थामते हुए बोला। बाथरूम में चला जा। धर्मा मास्क थामे बाथरूम में चला गया। करीब 5 मिनट बाद लौटा। उसे देखते ही राघव और एक्स्ट्रा ने गहरी सांस ली। वो पूरी तरह रतनचंद लग रहा था। कोई नहीं कह सकता था कि वो रतनचंद नहीं है। जगजीत कमाल का काम करता है। एक्स्ट्रा मुस्कुराया। नोट ज्यादा लेने लगा है। राघव धर्मा को देखते कह उठा। काम बढ़िया होना चाहिए, जो कि जगजीत कर देता है। तभी नौकर ट्रे में कॉफी के 3 प्याले रखे कमरे में आया। धर्मा को रतनचंद समझकर फौरन संभला। नमस्कार सेठ जी। धर्मा ने सिर हिलाया। नौकर ने टेबल पर कॉफी के प्याले रखते हुए कहा, आपके लिए भी कॉफी लाऊं सेठ जी? नहीं, धर्मा ने गुड़मुड़ सी आवाज में कहा। नौकर चला गया। नौकर को जरा भी शक नहीं हुआ कि तुम रतनचंद नहीं हो। एक्स्ट्रा बोला। ये अच्छी बात रही। राघव ने बुलेट प्रूफ शीट धर्मा के सामने रखी। कॉफी पी लो, उसके बाद ये शीट तुमने कमीज के भीतर सीने से लगा लेनी है। गोली मारने वाले ने मेरे माथे का निशाना लिया तो बुलेट प्रूफ शीट क्या करेगी? धर्मा ने गहरी सांस ली। मुझे नहीं लगता कि उसके गोली चलाने की नौबत आएगी। राघव मुस्कुराया। तुम करना क्या चाहते हो? धर्मा ने आंख से कोड़कर पूछा। जो रतनचंद का निशाना लेना चाहता है उसे परेशान कर देना चाहता हूं। क्या प्लान है तुम्हारा? कॉफी उठाओ, घूंट भरो, साथ में बताता हूं कि तुमने क्या करना है। तीनों कॉफी पीने लगे। राघव अपनी योजना बताने लगा। 5 मिनट में धर्मा और एक्स्ट्रा उसकी बात समझ चुके थे। ऐसा होते ही गोली चलाने वाला अपने सिर के बाल नोच लेगा कि ये क्या हो रहा है। राघव ने कहा। तुम्हारी योजना की सबसे बड़ी कमजोर कड़ी कौन सी है जानते हो? एक्स्ट्रा बोला। कमजोर कड़ी? बता, क्या है? क्या पता कि सामने वाली इमारत में रतनचंद का निशाना लेने के लिए कोई मौजूद है भी या नहीं, कोई धर्मा को देखता भी है या नहीं। ये बात स्पष्ट नहीं और तू अपनी योजना। एक्स्ट्रा, राघव ने टोका। बोल। जिस तरह से रतनचंद का पहले निशाना लिया गया, उससे मुझे पूरा यकीन है कि रतनचंद को बंगले से बाहर ना निकलते देखकर वो अब तक सामने वाली इमारत में गन के साथ मौजूद होगा, कि रतनचंद दिखे और उसे गोली मारे। हो सकता है वो अभी भी जगह तलाश कर रहा हो, एक्स्ट्रा ने कहा। अगर वो अगर अब तक उसने जगह की तलाश ना की तो मैं कहूंगा वो महाबेवकूफ है जो वक्त बर्बाद कर रहा है। इस तरह वो रतनचंद को नहीं मार सकेगा, लेकिन जगह की तलाश कर चुका है। ये मेरा दावा है, क्योंकि जिस तरह कार में काले शीशे होने के बावजूद भी उसने सिर्फ एक गोली चलाकर बस कर दी और सही निशाना ले लिया बीच वाले का, उससे मैं कह सकता हूं कि वो परले दर्जे का शातिर, चालाक और खेला खाया इंसान है। फिर भी, धर्मा बोला, है तो ये तेरी खामखाई की सोच ही। दावे की पुष्टि के लिए है तो कुछ नहीं। वक्त के साथ सामने आ जाएगा, राघव ने कहा और कॉफी का घूंट भरा। एक्स्ट्रा ने आंखें बंद की और कह उठा। मैं गोली चलाने वाले को जिंदा पकड़ना चाहता हूं। उन पर हाथ डालना क्या आसान होगा? धर्मा ने एक्स्ट्रा पर नजर मारी। आसान नहीं होगा, तभी तो मैं ये काम करना चाहता हूं। एक्स्ट्रा ने आंखें खोली और मुस्कुरा पड़ा। अगला दृश्य। फोन बजते ही रतनचंद ने पास रखा मोबाइल उठाया और स्क्रीन पर नजर मारी। स्क्रीन पर फोन बना नजर आ रहा था। वो समझ गया कि ये केकड़ा का ही फोन है। उसका फोन आने पर नंबर नहीं आता था। फोन थामे वो उसी पल उठा और कमरे से बाहर निकलकर उस तरफ बढ़ गया जिधर आरडीएक्स मौजूद थे। हाथ में थमा फोन बजे जा रहा था। चलते चलते रतनचंद कालिया ने बात की। हेलो, कैसे हो रतनचंद? उसके कानों में केकड़ा की आवाज पड़ी। ओह तुम? हाँ मैं।
गलत वक्त पर तो फोन नहीं कर दिया? केकड़ा के हंसने की आवाज आई। रतनचंद खामोश रहा। वो उस कमरे तक आ पहुंचा था। आरडीएक्स कैसे हैं? एकदम ठीक। क्या कह रहे हैं वो तेरी सुरक्षा में? रतनचंद कमरे में प्रवेश कर गया, परंतु वहां धर्मा को हूबहू अपने चेहरे में पाकर चौंका। उसकी आंखें फैल गई। मत बता। रतनचंद के कानों में केकड़ा की आवाज पड़ी। वैसे बंगले से बाहर निकलने का तो तेरा इरादा होगा नहीं? अपने हमशक्ल को देखते हुए रतनचंद ने खुद को संभाला। बाहर निकलने का मेरा कोई इरादा नहीं है। समझदार है, लेकिन बंगले में रहकर भी कब तक बचेगा? वो तेरे को छोड़ने वाला नहीं। वो कौन? जिन्होंने तेरी मौत की सुपारी ली है। कौन है वो? बता दिया तो फिर बात करने का मजा ही नहीं आएगा। केकड़ा, मैं तेरा मुंह मांगा पैसा दूंगा तेरे को, उनके बारे में बताने पर जो मेरी मौत लेना चाहते हैं। पैसा भी लूंगा, जल्दी क्या है? अभी तो मैं तेरे को मुफ्त में जानकारी दे रहा हूं। मुफ्त के मजे ले। तभी राघव आगे बढ़ा और रतनचंद के हाथ से फोन ले लिया। केकड़ा, कौन जनाब बोल रहे हैं? राघव के कानों में शब्द पड़े। राघव। खूब। तुमसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन रतनचंद को बचा पाना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे मारने वाला तुम तीनों का बाप है। क्या मालूम हम उसके बाप निकले। हाँ, होने को तो कुछ ये भी हो सकता है। तुम तो मुंह खोलने का क्या लेते हो? अभी मुंह खोलने का मेरा कोई इरादा नहीं है। क्यों बेकार के चक्कर में पड़ा है? नोट गिन, हमारा दोस्त बन जा। मुझे तुम लोगों से ना दोस्ती करनी है ना ही दुश्मनी। तो फिर फोन क्यों करता है? मुफ्त की खबरें दे रहा हूं, लेने में कोई एतराज हो तो नहीं देता। नाराज मत हो, खबर दे। मैं तभी उधर से फोन बंद हो गया। राघव ने मुंह बनाया और फोन कान से हटाते हुए बोला, फोन काट दिया गया। बात अधूरी रह गई। रतनचंद बार बार धर्मा को देख रहा था, जो कि उसके चेहरे में था। इस तरह क्या देखता है रतनचंद? धर्मा कह उठा, मैं धर्मा हूं। जानता हूं। रतनचंद ने गहरी सांस ली। कोई नहीं कह सकता कि ये मैं नहीं हूं। तभी तभी राघव धर्मा और एक्स्ट्रा से कह उठा, ये केकड़ा मुझे ठीक आदमी नहीं लगता। मेरे ख्याल में कोई वजह है जो ये रतनचंद को फोन करता है। कैसी वजह? मालूम नहीं, लेकिन वो बिना वजह फोन नहीं करता। क्यों करता है ये पता नहीं। राघव ने गंभीर स्वर में कहा, ये बात किस दम पर कह रहे हो? अगर उसे पैसे का लालच होता तो वो जरूर लेता। उसके बारे में बता देता जो रतनचंद के पीछे है। लेकिन उसकी दिलचस्पी पैसे लेने में जरा भी नहीं है। तभी तो सोचना पड़ रहा है कि उसकी दिलचस्पी किसी और बात में है। एक्स्ट्रा की निगाह रतनचंद पर जा टिकी। केकड़ा की आवाज क्या तेरे को सुनी लगती है? एक्स्ट्रा ने पूछा। नहीं। किसी से तगड़ा पंगा लिया है क्या तूने? तगड़ा तो नहीं लिया, लेकिन काम धंधे में नाराजगियां तो पैदा होती ही रहती हैं। रतनचंद, ये मामला नाराजगी का नहीं है, तगड़े पंगे का है। तेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हम समझाने की कोशिश करेंगे। कुछ पलों के लिए उनके बीच चुप्पी रही। चल धर्मा, खड़ा हो जा। धर्मा खड़ा हुआ। उसने कमीज के बटन खोले। राघव ने बुलेट प्रूफ शीट उसकी कमीज के भीतर छाती के साथ लगा रखी थी और बटन बंद कर दिए। धर्मा अपने चेहरे पर लगे मास्क पर हाथ फेरता हुआ कह उठा, मुझे बचाने के लिए बुलेट प्रूफ नाकाफी है। तेरे को समझा चुका हूं कि गोली नहीं चलेगी। उस साले ने अगर चला दी तो? धर्मा ने राघव को घूरा। पता नहीं कोई सामने है भी या नहीं, एक्स्ट्रा सांस लेकर बोला। राघव एक्स्ट्रा और धर्मा को देखकर कह उठा, सामने की तरफ 4 खिड़कियां पड़ती हैं, जिनमें से 3 बंद कर रखी है। अगर कोई सामने होगा तो उसकी नजर खुली खिड़की पर होगी, और मान ले तेरे मुताबिक उसे परेशान कर भी दिया गया तो क्या होगा? तब वो, राघव जहरीली स्वर में मुस्कुरा पड़ा, कोई गलती करेगा और हमारे हाथों में फंस जाएगा। अगर वो कोई बड़ा हरामी है तो गलती नहीं करेगा, समझ जाएगा कि ये हमारी कोई चाल है। देखते हैं। अगला दृश्य। दिन के 12:30 बज रहे थे।
देवराज चौहान टेलीस्कोप पर आंख टिकाए शांत अंदाज में कुर्सी पर बैठा था। खिड़की मात्र 2.5 इंच खुली थी। वहीं पर गन की नाल टिकी थी। टेलीस्कोप के सहारे देवराज चौहान को खुली खिड़की और उसके भीतर का नजारा स्पष्ट दिखाई दे रहा था। अभी तक खिड़की पर या भीतर कमरे में कोई न दिखा। एक तरफ प्रताप कोहली कुर्सी पर आंखें बंद किए बैठा था। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। ऑफिस ऑफिस का दरवाजा भीतर से बंद था। प्रताप कोहली ने एकाएक आंखें खोली और देवराज चौहान से कह उठा, सारा दिन इस तरह बैठे बैठे निकल जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। देवराज चौहान की मुद्रा में कोई फर्क नहीं आया। तुमने कैसे सोच लिया कि रतनचंद इन हालातों में खिड़की पर आएगा? कोहली पुनः बोला। क्यों नहीं आ सकता? देवराज चौहान बोला। आरडीएक्स रतनचंद को खिड़की पर आने ही नहीं देंगे। तुम्हें कोई दूसरा जुगाड़ देखना चाहिए। 4 दिन इस तरह बर्बाद करने के बाद दूसरा जुगाड़ जो देखोगे, बेहतर है पहले ही देख लो और वक्त बचाओ। तुम अपनी जुबान बंद रखो और अगर तुम्हें कोई समस्या है तो बाहर चले जाओ। मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा था। प्रताप कोहली ने गहरी सांस ली। उसके बाद दोनों में कोई बात नहीं हुई। देवराज चौहान टेलीस्कोप पर आंख टिकाए सब्र के साथ बैठा था। वक्त आगे सरकता जा रहा था। तब 12:30 बजे थे। टेलीस्कोप के जरिए नजर आती खिड़की पर किसी की झलक मिली। देवराज चौहान सतर्क हो गया। अगले ही पल खिड़की पर देवराज चौहान को रतनचंद दिखा। वो खिड़की पर आ खड़ा हुआ था। कुछ पल उसने यूं ही बाहर देखा कि उसका हाथ अपने चेहरे पर पहुंच गया। देवराज चौहान की उंगली ट्रिगर पर कस चुकी थी। किसी भी पल दब सकता था ट्रिगर। आंख टेलीस्कोप पर। तभी देख तभी देखा देवराज चौहान ने रतनचंद के हाथ की उंगलियां कान के पास से मास्क उतार रही थी। देखते देखते रतनचंद के चेहरे पर से मास्क उतरता चला गया। अब देवराज चौहान को धर्मा का चेहरा दिखा। ट्रिगर पर उंगली ढीली हो गई। आंख टेलीस्कोप पर लगी रही। फिर देवराज चौहान ने धर्मा को सिर पर पड़ी विग उतारते देखा। उसके बाद धर्मा खिड़की से हट गया। अब खिड़की पहले की तरह खाली थी। देवराज चौहान ने टेलीस्कोप पर से गन हटा देवराज चौहान ने टेलीस्कोप पर से आंख हटा ली थी। माथे पर बल आ गए थे। चेहरा परेशानी में नजर आने लगा था। क्या हो रहा है ये सब? रतनचंद के चेहरे के पीछे कोई और था। ये इसलिए कि मरे तो रतनचंद के चेहरे वाला कोई दूसरा मरे, रतनचंद नहीं। ऐसे में उसे कैसे पता चलेगा कि जिसे वो मारने जा रहा है वो रतनचंद नहीं है या रतनचंद है? ये सब आरडीएक्स का किया धरा है। अगले ही पल देवराज चांद ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। वो जो भी था, उस खिड़की पर आकर चेहरे पर रखा रतनचंद वाला मास्क उतारने की क्या जरूरत थी? देवराज चांद चौंका। ये सब उसे दिखाने के लिए किया गया। तो क्या वो लोग जानते हैं कि यहां कहीं से वो निशाना बांधे हुए हैं? सामने नजर आने वाली 4 खिड़कियों में से 3 बंद और एक खुली थी। क्यों खुली रखी गई थी वो चौथी खिड़की? क्या इसी काम के लिए? देवराज चांद ने पुनः टेलीस्कोप पर आंख लगाई। खिड़की खाली थी और खुली हुई थी। ओह, इसका मतलब वो लोग जानते हैं कि सामने कोई है। खबर मिल चुकी है उन्हें और ये सब करके उन लोगों ने उसे समझाया कि उसका असली रतनचंद तक पहुंचना आसान काम नहीं है। परंतु आनन फानन उन लोगों ने रतनचंद के चेहरे का मास्क कहां से हासिल कर लिया वो तो। देवराज चांद की सोचें रुकी। कल शाम को एक आदमी कार पर गया, लिफाफे में किसी को कुछ देकर आया और आज सुबह वो फिर उसी के पास पहुंचा और लिफाफे में कुछ लेकर आया। क्या लिफाफे में रतनचंद के चेहरे का मास्क था? जिसके पास वो गया, क्या वो मास्क बनाने वाला था? देवराज चौहान के चेहरे पर विचार दौड़ लगा रहे थे। जो भी हो, ये बात तो पक्की है कि उन्हें मालूम है कि निशाना लेने के लिए कोई सामने है और चेहरे पर से मास्क का उतारना उसे दिखाने के लिए ही किया गया है कि वो सोचकर परेशान हो जाए कि जिसे गोली मारने जा रहा है, क्या वही असली रतनचंद है? किसी गलत आदमी को तो गोली नहीं मार रहा। देवराज चौहान के दांत भिज गए। तभी प्रताप कोहली ने आंख खोली तो देवराज चौहान को गन से हटा पाकर बोला, क्या हुआ? देवराज चौहान ने उसे देखा, फिर सिगरेट सुलगा ली। अगला दृश्य। रतनचंद का फोन बजा। हेलो। केकड़ा। तुम?
रतनचंद चौंका। अभी तो तुमने फोन किया। मैं तुम्हें बहुत अच्छी खबर देने जा रहा हूँ। केकड़ा का सरसराता स्वर कानों में पड़ा। रतनचंद के सामने मौजूद एक्स्ट्रा को देखा, फिर बोला, कैसी खबर? क्या तुम ये जानना पसंद करोगे कि इस वक्त तुम्हारे निशाना लेने वाला कहाँ है? क्या तुम ये जानना पसंद करोगे कि इस वक्त तुम्हारा निशाना लेने वाला कहाँ है? कहाँ है, बताओ। रतनचंद का चेहरा सख्त हो गया। जो खिड़की खुली हुई है, जहां से तुम लोगों ने चेहरे से मास्क उतारने का ड्रामा किया, उसके ठीक सामने सड़क पार डिस्ट्रिक्ट सेंटर की इमारत पड़ती है। उसकी दूसरी मंजिल पर दाएं ऑफिस में है वो, जिसकी खिड़की इस तरफ खुलती है। पक्का? 100%। वहां गन रखे खिड़की पर देख रहा है। परंतु तुम्हारे चेहरे वाले मास्क की मौजूदगी का एहसास पाकर वो कुछ उलझन में पड़ गया है। केकड़ा का धीमा स्वर आया। ये आरडीएक्स की ही चाल होगी कोई। लगे हाथ उसका नाम भी बता दो। रतनचंद गुर्रा उठा। इतनी भी जल्दी मत करो। एक एक करके खबरें दूंगा। आखिर तुम चाहते क्या हो, ये भी बताऊंगा, परंतु जब वक्त आएगा। इसके साथ ही केकड़ा ने फोन काट दिया। रतनचंद केकड़ा की सारी बात एक्स्ट्रा को बताने लगा। अगला दृश्य। थक गए हो तो मैं तुम्हारी जगह ले लेता हूं। प्रताप कोहली की निगाह देवराज चौहान पर थी। देवराज चौहान ने कश लिया और बोला, मेरे ख्याल में उन लोगों को पता है कि सामने से उनका निशाना बांधा जा रहा है। क्या? प्रताप कोहली चौंका। ये कैसे हो सकता है? वैसे ही हो सकता है जैसे पहले हुआ है, जैसे पहले हमारी खबरें उन तक पहुंच गई हैं। देवराज चौहान कठोर स्वर में बोला। ओह, कहीं दिनेश तो भेदिया नहीं? तुम भी हो सकते हो। लेकिन हुआ क्या? देवराज चौहान ने खिड़की पर हुई सारी हरकत बताई। सुनकर कुछ कहते ना बना प्रताप कोहली से। रतनचंद की तरफ से यह हरकत आरडीएक्स ने की है, ये बताने के लिए कि हम जिसका निशाना लेने जा रहे हैं, क्या पता वो रतनचंद ना हो। रतनचंद के धोखे में हम किसी और को तो गोली नहीं मार रहे। प्रताप कोहली का चेहरा सख्त हो उठा। तुम्हें यह बात किसने बताई कि हम यहां से निशाना बांधने जा रहे हैं? देवराज चौहान ने पूछा। शौरी साहब ने बताई। उनसे ये बात हरीश और अवतार को पता चली होगी। प्रताप कोहली ने व्याकुलता से कहा। पता नहीं ये क्या हो रहा है, मुझे तो अब अपने पर भी शक होने लगा है। भला ये बात आरडीएक्स को कैसे पता चल गई कि हम यहाँ हैं? तुम में से ही ये बात बाहर निकली है, देवराज चांद ने सख्त स्वर में कहा। प्रताप कोहली से कुछ कहते ना बना। मैं सोहनलाल जगमोहन के पास जा रहा हूं, अभी आया, कहकर देवराज चांद बाहर निकल गया। प्रताप कोहली परेशान सा खड़ा रहा। वो समझ नहीं पा रहा था कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। वो आगे बढ़ा और देवराज चांद वाली कुर्सी पर जा बैठा। सामने सेट पर रखी गन के टेलीस्कोप पर आंख टिका दी। उसे स्पष्ट तौर पर खिड़की नजर आने लगी, जो कि इस वक्त खाली थी। अगला दृश्य। देवराज चांद जगमोहन और सोहनलाल के पास पहुंचा। तुम यहां? उसे देखते ही जगमोहन अजीब स्वर में कह उठा। उन लोगों को हमारी सारी खबरें मिल रही हैं, देवराज चौहान ने कहा। कितनी अजीब बात है, जगमोहन के होठों से निकला। मेरे ख्याल में हमें नागेश शौरी के आदमियों को दूर रखना चाहिए, सोहनलाल बोला। अब ऐसा ही होगा। क्या हुआ? देवराज चौहान ने सारी बात बताई। सुनकर जगमोहन देवराज चौहान को देखने लगा। जब तक हमारी हरकतों की जानकारी रहेगी हम सफल नहीं हो सकते, देवराज चौहान ने कहा। उन लोगों को साथ में चिपकाए रखने की क्या जरूरत है? अब वो हमारे साथ नहीं है। सोहनलाल गोली वाली सिगरेट सुलगाते कह उठा। इतनी जल्दी आरडीएक्स ने रतनचंद का मास्क कहां से हासिल कर लिया? वहां से, जहां कल शाम को बंगले से निकलकर गोरेगांव तक आदमी गया था और आज सुबह भी गया। वहां से? सोहनलाल ने अजीब स्वर में कहा। मेरे ख्याल से गोरेगांव वाला आदमी फेस मास्क बनाता होगा। मुझे विश्वास नहीं आता। आरडीएक्स के आने के बाद बंगले से निकला आदमी वहीं आ गया। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि पहले आदमी रतनचंद की सॉरी आरडीएक्स के आने के बाद बंगले से निकला आदमी वहीं गया। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि पहले आदमी रतनचंद की तस्वीर उसे देने गया होगा और सुबह मास्क लेने गया होगा।
ये भी हो सकता है कि मेरा ख्याल गलत हो, तो मेरे साथ चलो, उस आदमी को टटोलना है। ठीक है, तुम बंगले की निगरानी करोगे, देवराज चौहान ने जगमोहन से कहा। जगमोहन ने सिर हिलाकर कहा, प्रताप कोहली कहाँ है? ऊपर ऑफिस में ही। अब वो जगह हमारे लिए बेकार हो चुकी है, उसे खाली करना होगा, क्योंकि आरडीएक्स जानते हैं कि हम वहां पर हैं। मैं अभी प्रताप कोहली को वापस भेज कर आता हूँ। तो काम किसी दूसरे ढंग से करना होगा? जगमोहन ने पूछा। हाँ, मुझे काम से ज्यादा इस बात को जानने की दिलचस्पी है कि कौन रतनचंद तक हमारी खबरें पहुंचा रहा है। ये कैसे जाना जाएगा? सोचते हैं, कोई रास्ता तो निकलेगा। सिर्फ इस वजह से हमें नाकामी मिल रही है, वरना ये काम कुछ भी नहीं था। आज खिड़की पर जो भी हुआ, उससे आरडीएक्स के बारे में ये साफ हो जाता है कि उनका मुकाबला करना आसान नहीं। उन्होंने खिड़की पर हमें मास्क दिखाकर यह समझाने की चेष्टा की है कि रतनचंद तक पहुंचने के लिए पहले हमें उनका मुकाबला करना होगा। इस हरकत से हम परेशान तो हो ही गए हैं। अगर रतनचंद का निशाना ले लिया तो क्या पता वो नकली हो। कहने के साथ ही देवराज चौहान इमारत की तरफ बढ़ गया। अगला दृश्य। प्रताप कोहली गन के टेलीस्कोप पर आंख लगाए खिड़की का स्पष्ट नजारा देख रहा था। जब से देवराज चौहान गया था, कोहली इसी मुद्रा में था। उसके मन में आ रहा था कि रतनचंद नजर आए तो वो उसे उड़ा दे, परंतु खिड़की खाली हो रही थी, कोई ना दिखा। लेकिन प्रताप कोहली टिके रहने का इरादा कर चुका था। तभी उसके कानों में कदमों तभी उसके कानों में कदमों की आहट पड़ी। कोई भीतर आया था। प्रताप कोहली की आंख टेलीस्कोप पर ही रही। कदमों की आहट उसके पास आकर रुक गई। मैं अभी खिड़की पर ही हूं, कोई नजर नहीं आया। टेलीस्कोप पर आंख टिकाए प्रताप कोहली बोला, तुम आराम करो, मैं ड्यूटी संभाल लेता हूँ। रतनचंद तो क्या, आरडीएक्स भी कोई खिड़की पर दिखा तो मैं आज उसे ही उड़ा दूंगा। थक तो नहीं जाओगे? नहीं, मैं तो रात तक, एकाएक कोहली कहते कहते ठिठका। मस्तिष्क में बिजली कौंधी। ये आवाज देवराज चौहान की नहीं थी, उसके लिए नई आवाज थी ये। प्रताप कोहली ने गन छोड़ी और फुर्ती से सिर घुमाया। एक्स्ट्रा खड़ा था उसके पीछे। तुम तुम। अगले पल प्रताप कोहली की आंखें फैल गई। एक्स्ट्रा? जानते हो मुझे? एक्स्ट्रा जहरीले स्वर में बोला। हाँ। प्रताप कोहली की हालत देखने लायक थी। फिर भी मुझसे पंगा लिया? प्रताप कोहली को जैसे होश आया। उसने फुर्ती से अपनी जेब की तरफ हाथ बढ़ाया, परंतु रिवॉल्वर ना निकाल पाया वो। एक्स्ट्रा के हाथ में पलक झपकते ही 8 इंच के पतले लंबे फल का चाकू, और देखते ही देखते प्रताप कोहली की छाती में धंसता चला गया। प्रताप कोहली की आंखें फैलती चली गई। लोग जानते हैं, एक्स्ट्रा सर्द स्वर में बोला, फिर भी आरडीएक्स से पंगा ले लेते हैं। कहने के साथ ही आरडीएक्स ने उसकी छाती में धंसा चाकू बाहर खींचा और अगले ही पल कोहली का गला रेत दिया। प्रताप कोहली के शरीर को जोरदार झटका लगा और कुर्सी पर बैठे बैठे गर्दन उसकी तरफ लुढ़क गई। छाती से भी खून निकल रहा था और गले से बहते खून ने उसका सारा शरीर रंगना शुरू कर दिया था। एक्स्ट्रा को पतले लंबे फल वाले चाकू को आराम से प्रताप कोहली की कमीज से साफ किया और वापस अपने कपड़ों में छिपा लिया। उसके बाद उसने कमरे में नजर दौड़ाई। यहाँ एक्स्ट्रा का के काम का कुछ नहीं था। एक्स्ट्रा आगे बढ़ा और गन को उठाकर उसके जोड़ खोलते हुए उसके हिस्सों को अलग करने लगा। 2 मिनट में ही गन कई हिस्सों में सामने पड़ी थी। एक्स्ट्रा ने एक तरफ रखा एयरबैग उठाया और गन के सारे टुकड़े समेटकर बैग में डाले। फिर बैग कंधे पर लटकाए बाहर निकलता चला गया। एक्स्ट्रा सामने राहदारी में शांत अंदाज में आगे बढ़ता चला गया। कुछ आगे जाकर वो नीचे जाने वाली सीढ़ियां उतरने लगा। आधी सीढ़ियां उतरा उतरा होगा कि नीचे से आते देवराज चांद से उसका कंधा टकराया। माफ करना भाई जी, एक्स्ट्रा ने फौरन मुस्कुराकर कहा। देवराज चांद उसे देखा और सिर हिला दिया। एक्स्ट्रा नीचे उतरता चला गया, परंतु देवराज चांद वहीं खड़ा उसे जाता देखता रहा, क्योंकि उसके कंधे पर जो बैग लटका था, वैसे ही बैग में प्रताप कोहली गन डालकर लाया था। अगले ही पल देवराज चांद ने सिर को झटका दिया कि ऐसे तो कितने ही बैग होंगे। फिर देवराज चांद सीढ़ियां पुनः ऊपर चढ़ने लग गया। अगला दृश्य। ऑफिस के भीतर कदम रखते ही देवराज चौहान के कदम ठिठक गए। दरवाजा खुला हुआ था। सामने ही खिड़की थी जहां रखी गन गायब थी। कुर्सी पर प्रताप कोहली बैठा हुआ था, परंतु उसकी गर्दन आगे को झुकी हुई थी। कुर्सी के नीचे खून ही खून पड़ा था। रह रहकर एक एक बूंद टपक उठती थी। देवराज चौहान फौरन आगे बढ़ा और प्रताप कोहली का हाल देखा।
अगले ही पल देवराज चांद के चेहरे पर भूचाल के भाव नाच उठे। आंखों के सामने सीढ़ियों से उतरते एक्स्ट्रा का चेहरा चमका और उसकी निगाह वहां गई जहां बैग पड़ा था। बैग वहां नहीं था। स्पष्ट था कि उस वक्त जो सीढ़ियों से उतर कर जा रहा था, जिसके कंधे पर बैग लटका था, वो तब प्रताप कोहली की हत्या करके जा रहा था। वो जो कोई भी था, बंगले से ही निकला था। तो जगमोहन सोहनलाल ने उसे खबर क्यों न दी? अब यहां देवराज चांद के रुकने की कोई वजह नहीं रही। देवराज चांद बाहर निकला और सीधे जगमोहन सोहनलाल के पास पहुंचा। कोई बंगले से निकला? देवराज चांद ने पूछा। निकला तो नहीं, जगमोहन बोला। अभी अभी बंगले में गया है और उसके कंधे पर बैग था। जगमोहन चौंका। तुम्हें कैसे मालूम? तुम दोनों चूक गए। वो आदमी बंगले से ही निकला था, परंतु उसे निकलते देख ना सके तुम। देवराज चांद ने कठोर स्वर में कहा। मैं यहां आया और तब वो वहां पहुंचा जहां से निशाना लिया जाना था। वहां प्रताप कोहली था। उसने प्रताप कोहली की बेरहमी से हत्या की और गन को बैग में लेकर निकल गया। ओह! सीढ़ियां उतरते समय उसका कंधा मेरे से टकराया। तब मैं नहीं जानता था कि वो कोहली की हत्या करके आ रहा है। बुरा हुआ, जगमोहन कह उठा। आरडीएक्स वास्तव में खतरनाक लोग हैं। उनके पास हमारी हर हरकत की खबर है, सोहनलाल बोला। लेकिन अब नहीं होगी, देवराज चौहान शब्दों को चबाकर कह उठा। क्योंकि अब उन लोगों को मेरे पास कोई काम नहीं होगा। क्योंकि अब उन लोगों का मेरे पास कोई काम नहीं होगा। मैं सोहनलाल के साथ जा रहा हूं। तुम यहीं रहकर बंगले पर नजर रखो। सावधान रहना। हो सकता है कि वो तुम लोगों के बारे में भी जान चुके हों और यहां रहकर बंगले पर नज हो सकता है वो तुम लोगों के बारे में भी जान चुके हों कि तुम यहां रहकर बंगले पर नजर रख रहे हो। जगमोहन ने सिर हिलाया। दिनेश चुरू जहां पर बैठा है, उसे प्रताप कोहली की हत्या के बारे में बता दो। शायद वो कोहली की लाश ले जाए, देवराज चांद ने कहा और सोहनलाल के साथ खड़ी सामने खड़ी कार की तरफ बढ़ गया। अगला दृश्य। एक्स्ट्रा ने कमरे में प्रवेश किया और धर्मा राघव को देखा। तुम कहाँ थे? धर्मा उसके कंधे पर लटके बैग को देखता कह उठा। काम निपट गया, एक्स्ट्रा ने कहा और कंधे से बैग उतारकर टेबल पर रखा। ये क्या है? राघव ने पूछा। किस काम के बारे में कह रहे हो? धर्मा के माथे पर बल पड़े। जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं, बैठता हुआ एक्स्ट्रा कह उठा। जो रतनचंद को मारना चाहता था वो सामने वाली इमारत के एक ऑफिस में खिड़की पर था। इस तरह गन लगा रखी थी। पता चलते ही मैंने वहां जाकर उसे ढूंढा और उसे खत्म करके उसकी गन निशानी के तौर पर ले आया। धर्मा एक्स्ट्रा को देखने लगा। राघव ने तुरंत बैग खोला और गन के टुकड़े बाहर निकालने लगा। तुम्हें कैसे पता चला कि वो सामने वाली इमारत में था? केकड़ा का फोन आया था, रतनचंद को उसने बताया था। तब मैं पास ही तो था, एक्स्ट्रा मुस्कुराया। राघव गन के लाए टुकड़े निकालकर बाहर रख चुका था। मैं तुम्हारी बात पर अविश्वास नहीं कर रहा, लेकिन एकदम यकीन करना कठिन है कि रतनचंद को मारने वाला नहीं रहा। चिंता मत करो, धीरे धीरे यकीन आ जाएगा, एक्स्ट्रा मुस्कुराया। राघव ने गन के टुकड़ों से नजर हटाकर एक्स्ट्रा से कहा। तुम्हें वहां अकेले नहीं जाना चाहिए था। जल्दीबाजी करना पुरानी आदत है, कभी फंसोगे। तेरे को क्या लगता है राघव की तेरे को क्या लगता है राघव कि रतनचंद को मारने वाला नहीं रहा? मर गया होगा क्या? अपना एक्स्ट्रा गलत तो नहीं बोलेगा। कह रहा है तो मर ही गया होगा, लेकिन खतरा अभी गया तो नहीं, धर्मा बोला। वो कैसे? जिसने उसे रतनचंद को मारने पर लगाया होगा, वो अब किसी और को रतनचंद पर लगाएगा। ये बात तो ठीक कही। रतनचंद की मुसीबत तो अपनी जगह पर है। रतनचंद से बात करते हैं, देखते हैं कि वो क्या कहता है। आरडीएक्स रतनचंद के पास उसके कमरे में पहुंचे। रतनचंद, राघव बोला, एक्स्ट्रा ने उसे साफ कर दिया है जो तेरे को गोली मारना चाहता था। क्या? रतनचंद के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। एक्स्ट्रा से पूछ ले रतनचंद। रतनचंद ने एक्स्ट्रा को देखा तो एक्स्ट्रा मुस्कुरा कर बोला, केकड़ा ने सही खबर दी थी। वो मिला और मार दिया मैंने उसे। तुम्हें कैसे मालूम चला कि वही था? उसके पास जबरदस्त गन थी और वो उधर वाली खिड़की को निशाने पर रखे था। पीछे से साले की गर्दन पकड़ ली मैंने। रतनचंद अविश्वास भरी निगाहों से एक्स्ट्रा को देखता रहा। क्या देखता है? मैं यकीन नहीं कर सकता कि तुम गए और उसे मार कर आ गए। क्यों नहीं होता यकीन? नहीं होता। एक मिनट के मान लो कि वो मर गया है, तब? धर्मा बोला।
वो जो मुझे मरा देखना चाहता है, वो किसी और को मेरे पीछे लगा देगा। अब रतनचंद, तेरे को जिंदगी भर बचाने का ठेका तो नहीं लिया हमने। जिंदगी भर छोड़ो, कम से कम ये मामला तो निपटा दो। रतनचंद ने कहा, उसे ढूंढो जो मुझे मरा देखना चाहता है। तुम्हें उसको मारना नहीं चाहिए था, उससे पूछते कि किसने उसे मेरे पीछे लगाया। रतनचंद ठीक कहता है, तुमने जल्दी कर दी एक्स्ट्रा, शायद। तब जाने क्यों मुझे गुस्सा आ गया था। एक्स्ट्रा मुस्कुरा पड़ा। तो अब क्या किया जाए? राघव कह उठा। रतनचंद की समस्या तो अपनी जगह है। वही तो मैं। तभी रतनचंद का फोन बजा। हेलो। रतनचंद कालिया ने फोन कान से लगाया। मार दिया उसे? शब्दों के साथ ही केकड़ा हौले से हंसा। केकड़ा? रतनचंद के होठों से निकला। तुम तुम किसके मरने की बात कर रहे हो? जो सामने इमारत में ऑफिस की खिड़की खिड़की पर गन लिए बैठा था। सुना तो है कि उसे मार दिया। यानी कि अब तुम खतरे से मुक्त हो? इस वक्त तो मुक्त ही हूं, पर आगे? तुम भारी खतरे में हो रतनचंद। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अंडरवर्ल्ड की तगड़ी हस्ती ने तुम्हारी सुपारी ली है। वो तुम्हें मार कर ही रहेगा। तुमने कैसे सोच लिया कि वो मर गया? रतनचंद को झटका लगा। उससे कुछ कहते नहीं बना। आरडीएक्स की निगाह उसी पर थी। कौन गया था वहां? एक्स्ट्रा। बहुत किस्मत वाला निकला एक्स्ट्रा। केकड़ा का व्यंग भरा स्वर सुनाई दिया। क्यों? वो वहां से 5 मिनट के लिए ही बाहर गया था, और तभी एक्स्ट्रा वहां आ पहुंचा और उसके बेकार के साथी को मारकर वापस आ गया। सोचा कि उसे मार दिया। अगर उससे वहां एक्स्ट्रा टकरा जाता तो एक्स्ट्रा तो गया था। रतनचंद ने गहरी सांस ली और फोन एक्स्ट्रा की तरफ बढ़ाता कह उठा, लो, अपनी तारीफ सुन लो। एक्स्ट्रा ने फोन कान से लगाकर कहा। क्या कह रहे हो केकड़ा? मैं एक्स्ट्रा हूं। किस्मत वाले हो जो बच गए। उसके बेवकूफ से आदमी को मारकर तुमने सोच लिया कि जंग जीत ली। तो क्या वो नहीं था? एक्स्ट्रा चौंका। तुम्हारा बाप है वो। अगर वो तुम्हें मिल जाता तो इस वक्त तुम जिंदा ना होते। एक्स्ट्रा के दांत भिज गए। आंखों में भयानक चमक उभरी। मैं अपने बाप से मिलना चाहता हूं। बताओ वो किधर मिलेगा? एक्स्ट्रा के होंठों से फुफकार निकली। इसी तरह बेवकूफी करते रहे तो तुम्हारा बाप खुद तुम्हारे गले आ लगेगा। केकड़ा कहने के साथ ही हंसा। तुम मुझे उधर से केकड़ा ने फोन बंद कर दिया। एक्स्ट्रा दांत भींचकर राघव धर्मा से बोला, वो जिंदा है। केकड़ा कहता है कि मैं उसके आदमी को मार कर आया हूं। तो तब वो कहाँ था? राघव के होठों से निकला। केकड़ा कहता है कि, रतनचंद बोला, वो उन्हीं 5 मिनटों के लिए बाहर गया था जब एक्स्ट्रा वहां पहुंचा। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर केकड़ा है कौन। उसे फौरन ये खबरें कैसे मिल जाती हैं? धर्मा ने कहना चाहा। मेरे साथ आ धर्मा। किधर? वापस वहीं। उस आदमी की लाश से पता चल सकता है कि वो किसके लिए काम करता है। लाश से कैसे पता? मेरा मतलब है कि उसकी हत्या की खबर पुलिस को पहुंचेगी। पुलिस उसके बारे में तफ्तीश करेगी कि वो कौन है। हमें उसके बारे में पता चलेगा कि वो कौन है, तो हम पता कर लेंगे कि वो किसके लिए काम करता है। गुड आइडिया। धर्मा कह उठा। उसके लिए वापस वहां जाने की क्या जरूरत है? ये देखने की उसकी हत्या की खबर फैली कि नहीं। वहां वो भी मिल सकता है। हम दो हैं, मिला तो मरेगा। एक्स्ट्रा ने दरंगी भरे स्वर में कहा। मैं साथ चलूं? राघव बोला। नहीं, तेरा रतनचंद के साथ रहना जरूरी है। अगला दृश्य। एक्स्ट्रा और धर्मा वापस उसी इमारत के उसी ऑफिस में पहुंचे। वहां कोई शोर शराबा नहीं था। सब ठीक नजर आ रहा था। वो ऑफिस खाली पड़ा था। वो कुर्सी भी खाली थी जिस पर प्रताप कोहली की लाश पड़ी थी। कुर्सी के नीचे खून का एक छोटा सा तालाब अवश्य दिख रहा था। वो लोग सतर्क मालूम होते हैं, धर्मा बोला। लाश गायब हो जाने से यह पहचान नहीं हो सकेगी कि यहाँ पर कौन लोग थे। निकल ले यहां से। एक्स्ट्रा कह उठा। एक्स्ट्रा और धर्मा पलटकर बाहर निकल गए। इस बात से वो अनजान थे कि जगमोहन उनके पीछे है और उन पर नजर रख रहा है। दोनों नीचे जाने वाली सीढ़ियों के पास पहुंचे। वहां जगमोहन मिला। भाई साहब, यहाँ वर्मा साहब का ऑफिस किधर है? क्या पता, हम तो सचदेवा साहब से मिलकर आ रहे हैं, धर्मा ने लापरवाही से कहा। दोनों सीढ़ियां उतरते चले गए। जगमोहन भी वापस सीढ़ियां उतरने लगा। निगाह दोनों की पीठ पर थी। अगला दृश्य। वो वाला फ्लैट है, पीला दरवाजा। सोहनलाल ने देवराज चौहान से कहा।
दोनों फ्लैट के सामने की सड़क पर कार में मौजूद थे। आओ। देवराज चांद दरवाजा खोलकर बाहर निकलता हुआ बोला। कुछ करना है क्या? सोहनलाल भी बाहर निकला। हाँ, देवराज चांद ने स्थिर लहजे में कहा। मेरा ख्याल है कि यहाँ रहने वाला आदमी चेहरे के मास्क बनाता है। रतन चंद के बंगले से निकलकर जो आदमी कल शाम और आज सुबह यहाँ आया, वो इसी सिलसिले में आया हो सकता है। तो करना क्या है उसका? दुश्मन को उसी चाल पर उसे झटका देना है, कहते हुए देवराज चांद आगे बढ़ गया। सोहनलाल नहीं समझा कि देवराज चांद क्या कहना चाहता है। वो भी उसके पीछे हो गया। दरवाजे पर पहुंचकर देवराज चांद ने कॉल बेल बजाई। भीतर से कदमों की आहट उठी। फिर दरवाजा खोला गया। दरवाजा खोलते ही 35 बरस का आदमी था। कहिए। देवराज चांद ने सोहनलाल की तरफ देखा। यही है, यही है वाले अंदाज में सोहनलाल ने गर्दन हिला दी। देवराज चांद की निगाह उस आदमी पर जा टिकी। भीतर चलो, तुमसे बात करनी है, देवराज चांद ने कहा। मैं आप दोनों को नहीं जानता, वो बोला। जान जाओगे, पहले भीतर। नहीं, पहले मुझे मालूम हो कि आप लोग कौन हैं और क्या करना चाहते हैं, वो कह उठा। आरडीएक्स ने भेजा है, कहते हुए देवराज चांद मुस्कुरा पड़ा। ओह, पहले क्यों नहीं बताया? उसके होठों से निकला और पीछे हटा। आओ। देवराज चांद और सोहनलाल भीतर आ गए। ये कमरा साधारण सा ड्राइंग रूम था। बैठो, वो बोला। तुम्हारा नाम क्या है? देवराज चांद ने पूछा। सोहनलाल आगे बढ़कर सोफा चेयर पर जा बैठा। आरडीएक्स ने नहीं बताया क्या, या यूं ही मुझ तक आ गए? वो बोला। आरडीएक्स ने बताया है, तभी तो पूछ रहा हूं, ताकि मुझे तसल्ली हो कि मैं ठीक आदमी से बात कर रहा हूं। जगजीत। ठीक है। देवराज चांद ने सिगरेट सुलगाई। वो काम फिर करना है जो अभी आरडीएक्स के लिए किया है। मास्क? जगजीत के होठों से निकला। हाँ। देवराज चांद मुस्कुरा पड़ा। पहले वाले को क्या हुआ? जगजीत ने अजीब से स्वर में पूछा। खो गया वो। क्या बेवकूफी है, जगजीत मुंह बनाकर बोला, और दूसरे कमरे में चला गया। तुरंत ही वापस आ गया। हाथ में 2 छोटी तस्वीरें थी। इसी के चेहरे का मास्क बनवाना है? रतनचंद ने पहचाना। देवराज चौहान ने पहचाना कि वो रतनचंद की तस्वीर थी। हाँ। कल सुबह आना, तैयार मिलेगा। आरडीएक्स से कहना कि रुपए 2 लाख ही लूंगा, जगजीत ने कहा। जब मर्जी हो बनाओ, लेकिन मैं लेकर ही जाऊंगा। 2 लाख रुपए तुम्हें मिल जाएंगे। मुझे इस काम के लिए कम से कम 12 घंटे चाहिए। मास्क के लिए सामान तैयार करना। कोई बात नहीं, मैं यहीं रहूंगा। तुम्हारे यहाँ रहने से मुझे परेशानी होगी। परेशानी तुम्हें उठाने वाली परेशानी तुम्हें उठानी होगी, मैं जाने वाला नहीं, देवराज चांद ने शांत स्वर में कहा। ये क्या बात हुई? जगजीत का स्वर उखड़ गया। मुझे काम के लिए एकांत चाहिए। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, लेकिन मेरे सिर पर 2 सवार रहेंगे। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, लेकिन मेरे सिर पर 2 सवार रहोगे। मेरे सिर पर तो सवार रहोगे। सॉरी। सॉरी दोस्तों, ये बहुत सारी मिस प्रिंटिंग है, आपको पता है। ये पुराना एडिशन है, और वैसे भी जब स्कैन किया जाता है तो और ज्यादा खराब हो जाता है। खैर, लेकिन मेरे सिर पर तो सवार रहोगे, जगजीत ने तीखे स्वर में कहा। दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखते रहे। सोहनलाल आराम से सोफे पर बैठा रहा। क्या बात है? जगजीत ने होंठ सिकोड़ कर कहा। तुम मेरे से चिपके क्यों रहना चाहते हो? अगर मुझे आरडीएक्स ने ऐसा करने को कहा हो, वो ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे अकेले रहकर काम करने की आदत है, जगजीत ने कहा। देवराज चौहान ने जेब से रिवॉल्वर निकाली और उसकी तरफ कर दी। ये क्या? जगजीत के होठों से निकला। रिवॉल्वर। जगजीत की आंखें सिकुड़ी और वो अजीब से स्वर में कह उठा। तुम्हें आरडीएक्स से नहीं भेजा? नहीं। देवराज चौहान ने इनकार में सिर हिलाया। जगजीत के होंठ भिज गए। क्या चाहते हो? वही मास्क बनवाना है जो आरडीएक्स ने बनवाया है। क्यों? आरडीएक्स मेरे और मेरे शिकार के बीच आ खड़े हुए हैं। उन्हें समझाना है कुछ। वो तीनों बहुत खतरनाक हैं, जगजीत ने कहा। उनके चक्कर में ना ही पड़ो तो बेहतर है। देवराज चौहान मुस्कुराया। तुम्हारा काम हो जाएगा। कल सुबह मास्क। मैं यहीं रहूंगा। तुम मेरे साथ चिपके क्यों रहना चाहते हो? ताकि ये बात आरडीएक्स तक ना पहुंचे कि मैंने रतनचंद के चेहरे का मास्क बनवा लिया है। तुम उन्हें बता सकते हो। मैं उन्हें नहीं बताऊंगा। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम हो कौन?
जगजीत की निगाह देवराज चौहान के चेहरे पर टिक गई। देवराज चौहान? कौन देवराज चौहान? डकैती मास्टर देवराज चौहान। ओह, तुम वो हो? जगजीत चौंका। हाँ, मैं वही हूँ। विश्वास नहीं आता। तुम डकैती मास्टर? शायद तुम ही देवराज चौहान हो। एक बार मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी थी। अखबार में छपी तस्वीर? हाँ, परंतु ज्यादा स्पष्ट नहीं थी। देवराज चौहान रिवॉल्वर उसकी तरफ किए खड़ा रहा। रिवॉल्वर जेब में रख लो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, लेकिन 2 लाख लूंगा। 2 लाख हाथों हाथ मिलेंगे, परंतु तुमने कोई चालाकी की तो? मैं ईमानदारी से चलूंगा। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर वापस जेब में रख ली। आरडीएक्स को पता है कि उन्होंने तुमसे पंगा लिया है? आरडीएक्स को पता है कि उन्होंने तुमसे पंगा लिया है? जगजीत ने पूछा। शायद नहीं। वो तीनों खतरनाक हैं, सावधान रहना। ये कहकर तुम साबित करना चाहते हो कि तुम मेरी तरफ हो? नहीं, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। उन्हें पुराना जानता हूं, ये जुदा बात है। और तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं। मेरा काम शुरू करो। मामला क्या है? मैं किसी का निशाना लेना चाहता हूं, आरडीएक्स उसे बचाने आ गए हैं। वो तुम्हारा नाम जान जाएंगे तो इससे तुम्हें क्या डर लगता है? मेरा नाम जानते ही वो जरूरत से ज्यादा सतर्क हो जाएंगे और मेरे लिए दिक्कत बढ़ सकती है, और ये मैं चाहता नहीं। जगजीत चुप रहा। कुछ और पूछना है तुमने? नहीं। मेरा काम कब शुरू कर रहे हो? अभी। अगला दृश्य। लाश गायब है वहां से। राघव दोनों को वापस पाया देखकर राघव दोनों को वापस आया देखकर कह उठा। हाँ, धर्मा मुंह बनाकर बोला। इसका मतलब केकड़ा ठीक कह रहा था कि असल को नहीं, उसके प्यादे को मारा गया है। राघव बोला। उनकी इस हरकत से समझा जा सकता है कि हमारे सामने जो भी है वो कम नहीं है। केकड़ा तो इस बात को शुरू से ही कह रहा है, एक्स्ट्रा ने कहा। मुझे नहीं लगता कि अब रतनचंद को मारने वाला वहां दोबारा आएगा। राघव कह उठा। कुछ कहा नहीं जा सकता। ये साला केकड़ा हमें उसके बारे में बता क्यों नहीं रहा? हरामी हमसे खेल खेल रहा है। जिसने रतनचंद की हत्या की सुपारी दी है और जिसने ली है, दोनों के ही बारे में हमें नहीं बता रहा, सिर्फ बीच की खबरें बताता रहा है। केकड़ा चाहता क्या है, यही तो अभी तक हमें समझ नहीं आ रहा। कुछ पल उनके बीच चुप्पी रही। अब वो जो भी है, क्या करेगा? राघव ने दोनों को देखा। रतनचंद को मारेगा और क्या करेगा? परंतु कैसे? रतनचंद तो हमारी आड़ में मौजूद है। राघव बोला। मेरे ख्याल में अब कुछ नया करेगा, एक्स्ट्रा ने कहा। नया? वो कैसे? एक्स्ट्रा सोच भरे स्वर में कह उठा। मैंने उसके आदमी की हत्या की है तो वो पहले से ही हमारे बारे में जानता होगा। यह जान गया होगा कि हम रतनचंद को सुरक्षा दे रहे हैं। शायद उसे इस बारे में एहसास हो गया हो कि हमारी वजह से ही उसकी राह कठिन हो गई है। तुम्हारा मतलब है कि वो हम पर भी वार कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? मैंने उसके आगे को मारा है। सही बात तो यह है कि एक दूसरे की हत्या का रास्ता तो मैंने ही खोला है। अब बात रतनचंद की नहीं रही, मामला उसका और हमारा हो गया। ये तुम कह रहे हो? क्या पता वो ऐसा ना सोचता हो। वो ऐसा क्यों नहीं सोचेगा? तीनों एक दूसरे को देखने लगे। धर्मा बोला। हमें सतर्क रहना होगा। वो हम पर वार भी कर सकता है। लेकिन हम रतनचंद के लिए कब तक इस तरह बंगले में बैठे रहेंगे? सामने जो कोई भी है उसे खत्म करना ही होगा। ये तभी हो सकता है जब उसके बारे में पता चले कि वो कौन। तभी रतनचंद कालिया ने भीतर कदम रखा। क्या हो रहा है? रतनचंद बोला। रतनचंद, धर्मा कह उठा, अब की बार केकड़ा का फोन आए तो उसे बड़ी रकम ऑफर करो। हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन तुम्हारी जान के पीछे पड़ा है। जब तक उसके बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। कोशिश करूंगा, रतनचंद ने गंभीर स्वर में कहा। कोशिश नहीं, ये जरूरी है। रतनचंद सिर हिलाकर रह गया, फिर बोला। कल मेरे साले की शादी है। साले की शादी? एक्स्ट्रा के होंठों से निकला। मुझे शादी में जाना होगा। जरूरी है? जरूरी समझो, जरूरी ही समझो। रतनचंद ने कहा। अब ये बात तुमने देखनी है कि कोई मुझे गोली न मार दे। चिंता मत करो, यही तो हम देख रहे हैं। बता देना हमें कल कब निकलना है। रतनचंद वहां से चला गया। हमें सतर्क रहना होगा। कल रतनचंद पर हमला हो सकता है।
राघव ने गंभीर स्वर में कहा। अगला दृश्य। देवराज चौहान ने जगमोहन को फोन किया। वहां क्या हो रहा है? सब ठीक है। तुम्हारे जाने के बाद बंगले से दो आदमी निकले और उसी ऑफिस में गए जहां तुम और कोहली टिके थे। फिर वहां किसी को ना पाकर वापस चले आए और बंगले में चले गए। मेरे ख्याल में वो आरडीएक्स में से दो होंगे। हो सकता है। कुछ पल ठहरकर जगमोहन की आवाज कानों में पड़ी। तुम कहाँ हो? जगजीत नाम के उस आदमी के पास जिससे आरडीएक्स ने रतन चंद का फेस मास्क बनवाया था। ओ, तो उसने रतन चंद का मास्क बनाया? वो माना? हाँ। अब क्या कर रहे हो? उससे रतन चंद के उससे रतन चंद का अपने लिए फेस मास्क बनवा रहा हूँ। वो बनाने के लिए तैयार हो गया? तैयार कर लिया। लेकिन तुम उस मास्क का क्या करोगे? मेरी कदकाठी रतन चंद जैसी है, देवराज चांद ने कहा। क्या मतलब? जगमोहन का उलझन भरा स्वर कानों में पड़ा। मिलने पर बताऊंगा। कुछ तो बताओ। आरडीएक्स इस हद तक सतर्क हैं कि मुझे रतन चंद तक नहीं पहुंचने देंगे। और रतन चंद का शिकार करने से पहले मैं जानना चाहता हूं कि रतन चंद को हमारी खबरें कौन दे रहा है। कम से कम वो प्रताप कोहली नहीं था, वरना उसकी हत्या नहीं होती। तुम कैसे जानोगे? मुझे रतन चंद बनकर रतन चंद की जगह लेनी होगी। तभी इस बात का खुलासा हो सकता है, देवराज चौहान बोला। रतन चंद की जगह? जगमोहन के स्वर में चौंकने के भाव थे। ये कैसे संभव है? आरडीएक्स हमें उसका निशाना नहीं लेने दे रहे और तुम उसकी जगह लेने क्यों कह रहे हो? ये असंभव है। इस असंभव को संभव बनाना बहुत जरूरी है हमारे लिए। ये नहीं हो पाएगा। इधर से जगमोहन ने दृढ़ता भरे स्वर में कहा। एक पल के लिए मान लें कि ये हो भी गया और तुम रतनचंद बनकर बंगले पर पहुंच गए, तो क्या आरडीएक्स पहचान नहीं जाएंगे कि उनके सामने रतनचंद नहीं कोई और है? इन बातों का जवाब पहले नहीं दिया जा सकता। वो पहचान जाएंगे और तुम्हें किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे। ये काम असंभव है। इस तरह सोचना छोड़ दो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो हमें किसी भी हाल में रतनचंद तक पहुंचने नहीं देंगे। वो खतरनाक ही नहीं, हरामी भी लग रहे हैं। देवराज चांद ने फोन कान से लगाए, सिगरेट सुलगाई। फालतू के चक्कर में मत पड़ो। जगमोहन की आवाज पुनः कानों में पड़ी। रतनचंद को शूट करो, काम खत्म। उससे पहले मैं जानूंगा कि उसे हमारे बारे में कौन बता रहा है। क्या जरूरी है? बहुत जरूरी है। क्योंकि मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि हमसे वास्ता रखता ही कोई उस तक सारी खबरें पहुंचा रहा है। हमने नागेश शौरी के आदमियों को अपने से दूर कर दिया। अब हमें क्या जो मुझे है। मुझे लग रहा है कि कोई गड़बड़ है जो अभी हमारी समझ में नहीं आ रही। गड़बड़? हाँ। जगमोहन की गहरी सांस लेने का स्वर कानों में पड़ा। ठीक है, तुम जो समझो करो। तुम बंगले पर नजर रखो और आने जाने वालों के बारे में जानने की चेष्टा करो। सोहनलाल तुम्हारे साथ है? हाँ। तुम्हें यह काम अब अकेले ही करना होगा। ठीक है। देवराज चांद ने फोन बंद किया और कश लिया। सामने काम में लगा जगजीत कह उठा। जब आरडीएक्स को पता लगेगा कि मैंने तुम्हें रतनचंद का मास्क बनाकर दिया है, तो वो सख्त नाराज होंगे। तुम्हें 2 लाख मिलेगा, देवराज चांद बोला। तो चुपचाप अपना काम करो। तुम नोट लेकर काम कर रहे हो, बात खत्म। लेकिन रतनचंद की तस्वीरें तो आरडीएक्स ने ही भेजी हैं। ऐसे में उन्हें नाराज होने का हक है। उसी पल उसी पल सोहनलाल कह उठा। देवराज चांद को फालतू बातें सुनने की आदत नहीं है। चुपचाप अपने काम में लगे रहो। तुम लोग मेरे घर में बैठकर ही मुझे धमका रहे हो, जगजीत ने नाराजगी से कहा। क्या ऐसा तेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ? सोहनलाल ने उसे घूरा। जगजीत ने जवाब में कुछ नहीं कहा। तू जिस धंधे में है वहां लोग घर में घुसते हैं और गोली मारकर चले जाते हैं। 10 दिन बाद बदबू आने पर गली मोहल्ले वालों को पता लगता है कि इधर कोई लाश पड़ी सड़ रही है। जगजीत ने सोहनलाल को देखा और बिना कुछ कहे अपने काम में व्यस्त हो गया। जब तक देवराज चौहान दिनेश चुरू का नंबर मिलाने लगा था। दूसरी बार मिलाने पर नंबर लगा और दिनेश चुरू की आवाज कानों में पड़ी। हेलो। नागेश शौरी को मेरा नागे, नागेश शौरी को फोन सॉरी नागेश शौरी का फोन नंबर दो, उससे बात करनी है, देवराज चौहान ने कहा। प्रताप कोहली? उसकी लाश तुम वहां से ले जा चुके हो, देवराज चौहान ने कहा। तुम्हारे होते कोई उसे मार गया और मैं वहां नहीं था। शौरी का नंबर दो। मैं अभी शौरी साहब से फोन करने को कहता हूँ। ठीक है। तुम कहाँ हो? मुझे बताओ, मैं आ जाता हूँ, दिनेश चुरू की आवाज कानों में पड़ी। जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हें फोन करके बुला लूंगा,
देवराज चांद ने कहा और फोन बंद कर दिया। 5 मिनट ही बीते होंगे कि फोन की बेल फिर बजने लगी। हेलो। देवराज चांद ने बात की। प्रताप कोहली की मौत के बारे में सुनकर मुझे दुख हुआ। वो मेरा पुराना आदमी था। नागेश शौरी की आवाज कानों में पड़ी। उसकी मौत का मुझे भी दुख है, देवराज चांद ने शांत स्वर में कहा। उसने मरकर यह साबित कर दिया कि कम से कम वो मेरी खबरें बाहर नहीं निकाल रहा था। तुम्हारी खबरें कहीं से भी बाहर नहीं जा रही, वह मैं तुम्हारा। मुझे समझाने की कोशिश मत करो, मेरे विचारों को हिलाने की कोशिश मत करो शौरी। ठीक है, बताओ मुझसे क्या चाहते हो। तुम्हारा आदमी रतनचंद के आदमियों में है? हाँ। उससे जानने की कोशिश करो कि बंगले पर क्या हो रहा है, और मुझे हर बात की खबर करो। ठीक है, पता करता हूं। नागेश शौरी की आवाज कानों में पड़ी। तुम कहाँ हो और क्या कर रहे हो? मेरे बारे में कुछ भी मत पूछो, मैं बताऊंगा नहीं। तुम्हें रतनचंद के बारे में खबरें मिल जाएंगी, देवराज चांद ने कहा और फोन बंद कर दिया। जगजीत फेस मास्क बनाने में व्यस्त था। सोहनलाल और देवराज चांद उसके पास मौजूद थे। अगला दृश्य। कल के लिए हमें कुछ खास सोचना चाहिए, धर्मा ने कहा। कैसा खास? सोफे पर अधलेटा राघव बोला। शाम के 7 बज रहे थे, बाहर अंधेरा गिरने की तैयारी में था। एक्स्ट्रा टीवी के सामने बैठा चैनल दबाने में व्यस्त था। रत्नचंद ने शादी पर जाना है, रास्ते में या वहां कुछ भी हो सकता है, धर्मा बोला। गोली मारने वाले को शायद पता ही न चले कि रतनचंद का शादी पे जाने का प्रोग्राम है। क्या बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो? क्यों? वो हर हाल में हम पर नजर रख रहा होगा। जब हम यहाँ से चलेंगे, शादी वाले घर में पहुंचेंगे, तो वो समझ जाएगा कि शादी में आया रतनचंद। रतनचंद ने घंटों वहां रहना है। ऐसे में वो वहां सोच समझकर रतनचंद को नुकसान पहुंचा सकता है। नहीं पहुंच सकेगा, हम भी तो वहां होंगे। नहीं पहुंचा सकेगा, हम भी तो वहां होंगे। धर्मा ने राघव को घूरा। जरूरत पड़ी तो हम रतनचंद के सिक्योरिटी वाले साथ में ले चलेंगे, ताकि तो क्या गोली चलाने वाला हमारा इंतजाम देखकर अपना इरादा छोड़ देगा? धर्मा ने तीखे स्वर में कहा। राघव ने धर्मा को देखा। ये बात तो है, वहां रतनचंद को गोली लगने का खतरा हर वक्त लगा रहेगा। राघव कह उठा। मैं भी यही कह रहा हूं कि हमारी मौजूदगी में भी रतनचंद को गोली मारी जा सकती है। तभी एक्स्ट्रा ने टीवी ऑफ किया और उनकी तरफ गर्दन घुमाकर बोला। और अब की बार गोली चलाने वाला गुस्से में होगा, क्योंकि उसके साथी की हत्या की है हमने। यानी कि अब हमें और भी संभल कर रहना होगा, राघव ने होंठ सिकोड़कर कहा। बहुत देर बाद मेरी बहुत देर बाद मेरी बात तेरी समझ में आई। हो सकता है इस बार रतनचंद को शूट करने वाले ने सोच लिया हो कि मामला आर या पार करना है, बोला एक्स्ट्रा। क्या रतनचंद को शादी में जाना जरूरी है? राघव होठ सिकोड़कर कह उठा। रतनचंद को बाहर निकलने दो, आखिर कब तक हम उसे बंगले में लेकर बैठे रहेंगे? एक्स्ट्रा सोच भरे स्वर में बोला। धर्मा और राघव की नजरें एक्स्ट्रा पर थी। राघव बोला। रतनचंद का बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उस पर गोली चलाने वाले को हम जानते नहीं। क्या पता वो हमारे पास ही मंडराए और हम उसे पहचान ना पाए। वो गोली चलाकर चलता बने और उसे न पहचानना बड़ी समस्या है हमारे लिए, धर्मा बोला। कोई तोड़ तो निकालना होगा। चंद लम्हों के लिए उनके बीच चुप्पी छाई गई। धर्मा, कल रतनचंद नहीं, रतनचंद के चेहरे में तू शादी में जाएगा। मैं? हाँ, और तू मेरी जान के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? राघव ठीक कह रहा है, एक्स्ट्रा ने कहा। क्या मुसीबत है? धर्मा बड़बड़ा उठा। वो मुझे मार देगा तो तुम दोनों को शांति मिल जाएगी, एक्स्ट्रा। राघव सोच भरे स्वर में बोला। ये बात किसी को भी मालूम नहीं होगी कि हमारे साथ रतनचंद नहीं, धर्मा है। किसी को ना मालूम हो। हाँ, सुंदर को भी नहीं। नहीं। ऐसा क्यों? मैं सावधानी बरतना चाहता हूँ, सब यही सोचें कि हम रतनचंद को लेकर चल रहे हैं, राघव ने कहा। ठीक है, एक्स्ट्रा ने सिर हिलाया। तब रतनचंद कहाँ रहेगा? यहीं पर। जब तक हम वापस नहीं आते, वो चुपचाप बंगले के किसी कमरे में बंद रहेगा। सुंदर या बाकी गनमैनों को यह पता चल गया कि हमारे साथ असली रतनचंद नहीं, तो वो इंतजामों के सिलसिले में लापरवाह हो सकते हैं। ये ठीक कहा तुमने। रतनचंद मानेगा कि वो बंगले पर ही है, शादी में ना जाए। रतनचंद मानेगा कि वो बंगले पर ही रहे, शादी में ना जाए, धर्मा बोला। उसका बाप भी मानेगा।
और तुम कल रतनचंद के चेहरे में पूरी तरह बुलेट प्रूफ में रहोगे। एक्स्ट्रा बोला, अगर शादी के बीच रतनचंद रूपी धर्मा को गोली मारता है कोई, तो उसे हमने हर हाल में पकड़ लेना है। धर्मा ने दोनों को देखकर कहा, कैसे? रतनचंद को मारने वाला कल जब जानेगा कि रतनचंद बाहर गया है, तो वो पीछे लग जाएगा और हर हाल में रतनचंद को मौका मिलने पर शूट करना चाहेगा। अगर वो गोली चलाता है तो हम समझ सकते हैं कि एक बात। धर्मा ने फौरन टोका, मेरे ख्याल में वो जानता होगा कि हम रतनचंद का हमशक्ल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात हमने ही खिड़की के द्वारा उसे समझाई थी। तो तब क्या वो ये नहीं सोचेगा कि रतनचंद शादी में आया है वो नकली हो सकता है, असली रतनचंद बंगले पर ही है? एक्स्ट्रा और राघव की नजरें मिली। वो ऐसा सोच सकता है? फिर तो बंगले में रतनचंद को खतरा हो सकता है। यानी कि रतनचंद को बंगले पर छोड़ना ठीक नहीं होगा। यही मेरा ख्याल है। वो जो भी है, हमें उसे कम नहीं समझना चाहिए। उनके बीच पुनः चुप्पी आ ठहरी। तो ये तय है कि कल हमें चलना होगा कि पीछे से वो रतनचंद को बंगले में शूट ना कर दे। क्या इंतजाम करेंगे रतनचंद का? इस बारे में रतनचंद से बात करते हैं, वो शायद इस बारे में कुछ सुझाव दे। चलिए दोस्तों, पांचवा भाग यहीं रोकते हैं। और कहानी अब और भी ज्यादा मजेदार हो गई है। दोनों की आमने सामने टक्कर हो गई है इस वक्त। 0-1 स्कोर देवराज चौहान के अगेंस्ट है। RDX 1, देवराज चौहान 0। अब आगे देखते हैं क्या बनता है। आप लोगों को कैसी लग रही है ये कहानी, जरूर बताइएगा। जैसा मैंने कहा दोस्तों, ये बीच में रुकी है। मेरा पहले प्लान था इसको अपलोड करने का, लेकिन चौथे भाग तक करते करते आप लोगों के इतने कमेंट्स आ गए वर्दी का नशा के लिए कि मैं भावनाओं में बह गया और फिर मैंने लग कर एक साथ अपलोड कर दिया वर्दी का नशा। उम्मीद है आपको ये भी पसंद आएगा जितना आप लोगों ने वर्दी का नशा को पसंद किया। इस तरह की कहानियां अच्छी रहती हैं जहां दो हीरोज हों, दो साइड हीरो की हों। RDX को भी हम हीरो मान सकते हैं, मतलब बुरे हैं लेकिन इंसान हैं। जैसे शोले में इंस्पेक्टर संजीव कुमार कहता है ना, वो बुरे हैं मगर इंसान है। खैर, तो मिलते हैं इसके अगले भाग में। आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने दोस्त विक्रम के साथ कहानी वार्ता को सुनते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।